आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है शायद आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी की एक्सेस है। ब्रेकआउट भी करते हुए, डिमांड सप्लाई भी, वीवैप भी, ऑप्शन बाइंग भी, ऑप्शन सेलिंग भी, स्विंग भी, इंट्राडे भी, और फिर बोलते हैं कि सर मेरा एज डेवलप नहीं हो रहा। एज डेवलप होगा कैसे? और हर महीने नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। कभी ब्रेकआउट, आज आईसीटी, कल किसी और का वेबिनार, परसों कोई नया इंडिकेटर। मैं आज एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलने वाला हूं। शायद आपका एज मार्केट में लॉस्ट नहीं हुए, शायद आपका एज आपके जर्नल के अंदर दबा हुआ है और उसको बाहर निकालने का नाम है प्लेबुक। आज हम बात करेंगे उस कंसेप्ट की जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग डेस्क में यूज होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत कम डिस्कस होता है। और हो सकता है ये एपिसोड आपको समझा दे कि 3 साल से मेहनत करने के बाद भी आपको कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मिली। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। कल मार्केट खुलने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं आपका बेस्ट सेटअप क्या है, क्या आप 10 सेकंड में जवाब दे सकते हैं? मोस्ट ट्रेडर्स नहीं दे सकते। वो बोलेंगे सर मार्केट पे डिपेंड करता है, सर ब्रेकआउट भी करता हूं, सर रिवर्सल भी, ऑप्शन बाइंग भी, ऑप्शन सेलिंग भी। प्रोफेशनल ट्रेडर का जवाब अलग होता है। वो बोलता है मेरा हाईएस्ट एक्सपेक्टेंसी सेटअप ओआरबी प्लस वीवैप कंटिन्यूएशन है, या वीकली डिमांड जोन बाउंस, या वो कहेगा गैप अप विद ओआई एक्सपेंशन, स्पेसिफिक, मेजर्ड, डॉक्यूमेंटेड, रिपीटेबल। उसके पास 20 स्ट्रेटजीज नहीं होती, उसके पास 3 या 4 प्लेबुक्स होती हैं, और वो उन्हीं प्लेबुक से साल भर पैसा बनाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक सिंपल जर्नल एंट्री एक प्लेबुक में कन्वर्ट होती है और कैसे एक प्लेबुक इवेंचुअली आपका एज बन जाती है। पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की एज की, जर्नलिंग की, लेकिन एक सवाल रह गया, जर्नल भरने के बाद करना क्या है? अगर आपने 100 ट्रेड्स लिख लिए तो फिर जर्नल का पर्पस नोट्स बनाना नहीं है। जर्नल का पर्पस एविडेंस कलेक्ट करना है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी नोटबुक मेंटेन करते हैं, डॉक्टर्स केस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नल मेंटेन करते हैं। सबका पर्पस एक ही है, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, इंप्रूवमेंट। और जब जर्नल के अंदर पैटर्न रिपीट होने लगता है, वहां से प्लेबुक जन्म लेता है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी इवॉल्व दिस जर्नल इनटू अ प्लेबुक। मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेड पर रुक जाते हैं, कुछ जर्नल तक पहुंचते हैं, बहुत कम पैटर्न तक पहुंचते हैं, और प्लेबुक तक तो और भी कम। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली ये पूछते हैं कौन सा सेटअप बार बार काम कर रहा है, कौन सा सेटअप ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, कौन सा सेटअप रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है, कौन सा सेटअप को ज़्यादा कैपिटल मिलना चाहिए, कौन सा सेटअप रिटायर कर देना चाहिए। ये प्रोसेस प्लेबुक बनाता है और प्लेबुक इवेंचुअली एज बनाता है। प्लेबुक के 5 पार्ट होते हैं। नंबर 1, बिग पिक्चर। Number 2, what is the catalyst? Number 3, what is the technical structure? And fourth is execution. And fifth is traders read. अगर आप किसी ट्रेड को इन 5 सेक्शंस में ब्रेक नहीं कर सकते तो आपका एनालिसिस इनकम्प्लीट है। व्हाट इज द बिग पिक्चर? मार्केट ट्रेंड क्या था? सेक्टर स्ट्रांग था या वीक? मार्केट ट्रेंड डे था या रेंज डे था?
ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या था? यू हैव टू एनालाइज द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट। मार्केट कंटेक्स्ट की पिक्चर को सबसे पहले समझना होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कंटेक्स्ट से शुरू करते हैं, रिटेल ट्रेडर कैंडल से शुरू करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैटलिस्ट। स्टॉक क्यों मूव कर रहा है? रिजल्ट आया है, ओआई एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोई सेक्टर की न्यूज है, गैप अप हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपेयर टू निफ्टी एंड इट्स ओन सेक्टर। ए कैटलिस्ट स्टॉक इज स्टॉक इन प्ले बनाता है। स्टॉक इन प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि दैट इज व्हाट यू विल हैव टू मॉनिटर, दैट इज व्हाट यू विल हैव टू टारगेट इन योर डे। तो कैटलिस्ट ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज स्टॉक इन प्ले टुडे। आफ्टर डिसाइडिंग द स्टॉक इन प्ले, जब आपने स्टॉक इन प्ले को समझ लिया, तो अगला आपका लॉजिक आता है जहां आप ट्रेड को डिफाइन करते हैं कि इस ट्रेड का टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है। आप इसमें डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, इसका वीवैप कहाँ पे आ रहा है, इसका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या है, इस पर्टिकुलर का सेक्टर मूव कर रहा है अगेंस्ट निफ्टी, सेक्टोरल स्ट्रेंथ क्या है, विद इन सेक्टर इस पर्टिकुलर स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। यू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ को उसके सेक्टर से और निफ्टी से कंपेयर किया जाता है टू डिसाइड कि हम ट्रेड में कैसे करें। फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये कंप्रेशन में है या ब्रेकआउट पे है या अपने ट्रेंड से अलाइन कर रहा है। तो टेक्निकल डेफिनेशन के साथ हम सेटअप में डिजाइन करते हैं अपने स्टॉक को, और हम यहीं पे डेफिनेशन लेते हैं कि क्या टेक्निकल सेटअप होगा तो मेरा स्टॉक का डेफिनेशन कहां आएगा। आफ्टर यू डिसाइड द स्टॉक, आपने ये कर लिया, देन वी कम ऑन एग्जीक्यूशन। एंट्री कहां ले, स्टॉप लॉस कहां ले, टारगेट क्या हो और रिस्क कितना ले, और इनवैलिडेशन क्या। इनवैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, चीजें वेग नहीं होनी चाहिए। इनवैलिडेशन आपको पहले डिसाइड करना होता है कि किस पॉइंट पे जाके आपका टेक्निकल सेटअप कमजोर हो गया या जहां से आपकी ट्रेड गलत हो गई और आपको वहां एग्जिट करना है। इन चीजों के बाद फिर आता है ट्रेडर्स इसको समझता कैसे है। पूरी ट्रेड में ये एक्सपीरियंस का सेक्शन है। हम प्राइस का बिहेवियर देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, मोमेंटम को देखते हैं, पार्टिसिपेशन को देखते हैं और कैरेक्टर को देखते हैं। स्क्रीन टाइम यहीं पे वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन ये प्री डिफाइंड होता है। हम अपने सेटअप में पहले से इन चीजों को डिफाइन किए होते हैं कि ये होने पे ये होगा, ये होगा। हर एक स्ट्रेटजी की एक बिहेवियरल पैटर्न को हम नोट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आते हैं एक नए चीजों को कि हम एक लाइव प्लेबुक को हम बिल्ड करते हैं, कि हम एक लाइव प्लेबुक, एक पर्टिकुलर ट्रेड कैसे प्लेबुक में एक जर्नल एंट्री को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब थियरी बहुत हो गई, मैं आपको एक रियल ट्रेड दिखाता हूं। ये मेरे जर्नल से एंट्री ली हुई है एंड द एंट्री इज रिगार्डिंग द ग्रासिम। डेट इज 21 May 2026 एंड अब देखते हैं कि कैसे एक जर्नल एंट्री प्लेबुक में कन्वर्ट होती है। व्हाट इज द बिग पिक्चर ऑफ दिस एंट्री। मैंने जब ग्रासिम को लिया और ग्रासिम की एंट्री की तो ग्रासिम वॉज इन अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए थे। प्रीवियस डे में इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था 20 May को। ये अपने डिमांड जोन के ऊपर था और नियर बाई कोई सप्लाई जोन नहीं था। ट्रेड लेने से पहले ही मैंने कंटेक्स्ट को देखा और मुझे कंटेक्स्ट मिल गया कि ट्रेंड अप है, डिमांड जोन के ऊपर है, रिजल्ट स्ट्रांग है, तो अप मूवमेंट आ सकता है। तो ये कंटेक्चुअली अप ट्रेंड है। स्ट्रांग रिजल्ट, अप ट्रेंड, नो नियर बाई सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कंटेक्स्ट है, और कंटेक्स्ट बिना ट्रेड करना मेरे हिसाब से अंधेरे में तीर चलाना है। मैं जब भी किसी ट्रेड को डिफाइन करता हूं, आप लोगों की भी अपनी होगी, मेरा बेसिक एनालिसिस होता है जो मैं ओआई, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बेसिस पे लास्ट 3 के डेटा को एनालाइज करता हूं, ओआई स्पॉट डेटा निकालता हूं और अपने स्टॉक का सिलेक्शन करता हूं। हर आदमी के अपने मेथड होते हैं स्टॉक इन प्ले का सिलेक्शन करने के लिए। वो एक डिफरेंट एपिसोड होगा जहां हम चुनेंगे कि स्टॉक इन प्ले कैसे डिसाइड किया जाता है।
कंसीडर करिए कि मेरे लॉन्ग बिल्टअप में ग्रासिम था, अप ट्रेंड था, और इस सारे इंडिकेटर्स के साथ दिस वाज माय स्टॉक इन प्ले। स्टेप 2, कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, वाइस पर डैशबोर्ड में आया, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग थी, प्रीवियस डे के हाई को इसने ब्रेक किया। ये स्टॉक मेरे ओआई स्पोर्ट डैशबोर्ड में अपीयर हुआ। ओआई स्पोर्ट डैशबोर्ड जो मेरा है, देयर आई एनालाइज द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक, उसका ओआई और प्राइस एक्शन का मूवमेंट क्या है, वो लॉन्ग बिल्टअप में है, अपने प्रीवियस डे के वॉल्यूम्स में 20% का इंक्रीज हो रहा है, करंट वॉल्यूम में इंक्रीज है। इन तीनों चीज़ों का मेरे अपने पैरामीटर्स हैं जिसमें मेरा अपना डैशबोर्ड है जहां ये अपीयर हुआ, तो दैट वाज अ स्टॉक सिलेक्शन। मतलब पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा था, अटेंशन इंक्रीज हो रहा था, पोटेंशियली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहां इंक्रीज हो रही थी। ये रैंडम स्टॉक नहीं था, ये स्टॉक इन प्ले था। अब हम आते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। जब हम इस स्टॉक को मैंने देखा तो फिर मेरी क्या क्राइटेरियाज हैं। ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट किया, ये अबव वीवैप के गया कि नहीं, तो मेरी ट्रेड बनेगी ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट करे, कैंडल सेटल हो और अबव वीवैप हो, अबव प्रीवियस डे हाई हो, ब्रेक ऑफ फर्स्ट 15 मिनट हाई हो, एमएसीडी और आरएसआई का कंफर्मेशन हुआ। अब नोटिस करिए, एज ओआरबी नहीं था, एज एमएसीडी नहीं था, एज आरएसआई नहीं था, एज कॉन्फ्लुएंस था। एक सिग्नल नॉइज हो सकता है, 5 अलाइन सिग्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। यही डिफरेंस है एमेच्योर और प्रोफेशनल थिंकिंग में। अब नाउ लेट्स कम ऑन द एग्जीक्यूशन। इसकी जो मैंने एंट्री हुई वो फिक्स की गई 3109 पे हुई, 10:32। स्टॉप लॉस लगा 3079 वीवैप के ऊपर, और एग्जिट प्लान किया 3175, और इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला 3300। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा स्टॉप लॉस यहां रैंडम नहीं था, वीवैप था। अगर वीवैप ब्रेक होता तो मेरी थीसिस गलत हो जाती। जब मेरी थीसिस वीक है, जिस थीसिस पे स्टॉक इन प्ले और मैंने अपने प्लेबुक में जो मैंने थीसिस बनाई कि ये होने पे मैं ट्रेड लूंगा, अगर वो इनवैलिडेट हुई तो वो मेरा स्टॉप लॉस होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इनवैलिडेशन पहले डिफाइन करता है, रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। यहां पे फर्क देखिए, एग्जीक्यूशन की एंट्रीज, सेटअप was predefined depending on the setup which we have defined the playbook के जो मेरे रूल्स थे, जो एक सेटअप के रूल्स थे, उसके आधार पे था। अब इस ट्रेड को मैं कैसे पढ़ता हूं? देयर वाज ए स्ट्रांग पार्टिसिपेशन, स्ट्रांग अर्निंग बैकड्रॉप था, कोई नियर बाई सप्लाई नहीं था, मोमेंटम क्लीन था, मार्केट सपोर्टिव था। ये वो एरिया है जहां एक्सपीरियंस एंटर करता है, प्रेडिक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। स्टॉक का बिहेवियर कैसा था? पुल बैक क्लीन था, मोमेंटम स्मूथ था, बायर्स एग्रेसिव थे। ये नोट्स फ्यूचर प्लेबुक को इंप्रूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, ये ट्रेड प्लेबुक में इसलिए नहीं गया क्योंकि इसने पैसा बनाया। सपोज ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर देता, क्या फिर भी प्लेबुक रिव्यू के लायक होता? बिल्कुल हो सकता है, और होता ही, क्योंकि प्लेबुक प्रोसेस से बनता है, आउटकम से नहीं। प्रॉफिट या लॉस डिसाइड नहीं करता, डिसाइड ये करता है कि प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं। एक ट्रेड कुछ नहीं बताता, 10 ट्रेड्स भी बहुत कम बताते हैं। 20 सिमिलर ट्रेड्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, 50 ट्रेड्स एविडेंस बन जाते हैं, 100 ट्रेड्स प्लेबुक बना देते हैं। और वैलिडेटेड प्लेबुक कैसे एज बन जाती है, आइए देखते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर अपनी प्लेबुक की ट्रेड्स को डिफाइन करता है कि ये मेरा ए प्लस सेटअप था, ये ए सेटअप था, ये बी सेटअप था, ये सी सेटअप था, ये डी सेटअप था। प्रोफेशनल ट्रेडर सब सेटअप्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता। कौन सा सेटअप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी प्रोड्यूस कर रहा है,
कौन सा सेटअप बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सेटअप इमोशनली ईजीएस्ट था, कौन सा सेटअप रिपीटेडली फेल हो रहा है। एविडेंस के बेसिस पर प्लेबुक प्रमोट या डिमोट होती है। जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जो पैटर्न डिफाइन करता है, उन आधार पे अपने ट्रेड्स को आप यहाँ डिफाइन करते हैं कि इस ट्रेड को मैं किस कैटेगरी में रखूँ। ये कैटेगरी इन आधार पे होती है, केवल प्रॉफिट और उसके आधार पे नहीं होती। आप जब पैटर्न डिफाइन कर लेते हो, जो पैटर्न की विन रेट बेटर होती है, जिस पैटर्न का एज बेटर होता है, उस आधार पे उसकी ग्रेडिंग A+, A, B या C, D में की जाती है। तो आप क्या करते हैं कि उस प्लेबुक में जो आपकी हायर रेंज की कैटेगरी के सेटअप जब आते हैं तो उन पे आप ज़्यादा पोजीशन से ट्रेड करते हैं, और जो लोअर लेवल के सेटअप्स होते हैं उनको आप धीरे धीरे प्लेबुक से एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। एविडेंस के बेसिस पे प्लेबुक प्रमोट या डिमोट होती है। कैपिटल एविडेंस को फॉलो करता है, कैपिटल किसी हंच को नहीं फॉलो करता, किसी कन्विक्शन को नहीं करता, एक्साइटमेंट को नहीं फॉलो करता, टेलीग्राम ट्रिप्स को भी नहीं फॉलो करता है। वो इस एविडेंस को फॉलो करता है कि सेटअप कहाँ है। क्यों मोस्ट ट्रेडर्स एविडेंस को डिस्कवरी नहीं करते, आइए इसको समझते हैं। 5 ट्रेड्स नई स्ट्रैटेजी, 10 ट्रेड्स नया मेंटोर, 8 ट्रेड्स नया इंडिकेटर्स, 12 ट्रेड्स नया सिस्टम। हर महीने एक्सपेरिमेंट रिस्टार्ट, हर महीने डेटा रीसेट, हर महीने एज डिस्कवर करने का मौका खत्म। आप पैटर्न कैसे डिस्कवर करेंगे? सैंपल ही नहीं है, पैटर्न नहीं है, तो प्लेबुक भी नहीं है, प्लेबुक नहीं तो एज भी नहीं। सिंपल। जब मैंने फिजिकल ट्रेडिंग जर्नल गिव अवे अनाउंस किया था, वो नोटबुक बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था। इमेजिन 500 ट्रेडर्स 90 डेज जर्नल मेंटेन करें। हम डिस्कवर कर सकते हैं बिगिनर्स सबसे ज़्यादा कहाँ फेल हो रहे हैं, कौन सा सेटअप सरवाइव करता है, कौन सा सेटअप कोलैप्स करता है, कौन सी हैबिट्स प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में कॉमन है। वो नॉलेज किसी इंडिकेटर से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि वो एविडेंस होगा, और एविडेंस से ही प्लेबुक बनती है। आज का होमवर्क सिंपल है। अपनी स्ट्रैटेजी मत लिखिए, अपना प्लेबुक लिखिए, और अगर प्लेबुक लिखना मुश्किल लग रहा है तो शायद स्ट्रैटेजी अभी तक प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं है। मार्केट में पैसा इंडिकेटर से नहीं बनता, मार्केट में पैसा रिपीटेबिलिटी से बनता है। रिपीटेबिलिटी जर्नल से आती है, जर्नल प्लेबुक बनाता है, प्लेबुक एज बनाता है, और एज कंसिस्टेंसी बनाता है। ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रास्ता है, और यही रिटेल ट्रेडर का नेक्स्ट लेवल है। Until then, learn, earn and return with